नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सर फिर से अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में अपने बता चुका हूँ कि वर्ब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लैंग्वेज का, हमारे सेंटेंसेस का। और हम अगर इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ब का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। पिछली वीडियो में हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुका है। जो बच्चे अगर अभी नए जुड़े हैं या नए नए मिले हैं पढ़ने के लिए, तो मैं अपने सब्सक्रिप्शन में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनको लिंक दे दूंगा अपने पिछली वीडियो का भी, ताकि वो अपना शुरू से हर एक पार्ट को पढ़ सके और आगे हमारे साथ कंटिन्यू बने रह सके। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब दोस्तों, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य, और कार्य का मतलब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी किया जाए, जो कार्य किया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। तो सिंपली डिफिनेशन जो इसका वर्ब का है बहुत आसान है। कोई पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं, तो जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, यानी जो एक्शन हो रहा है वही क्या है, वही वर्ब है। यानी हर समय कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, कुछ ना ही भी करते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। हम सिंपल अगर डिफिनेशन देना चाहें इसका तो हम कह सकते हैं वर्ब टेल्स दैट समथिंग इज इन एक्शन। जब आप सिंपली आप डिफिनेशन अगर देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो बताता है कि कुछ एक्शन में है, यानी कुछ भी हो रहा है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जी पढ़ाना मेरा वर्ब है। आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखना क्या है, ये वर्ब है, ठीक ना। स्कूलें अभी बंद है, स्कूलें बंद चल रही हैं, तो बंद चल रही है ये भी आपका वर्ब है। यानी ऐसा देखा जाए तो जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी वर्क हो रहा है, ठीक ना। इसमें कोरोना का खौफ चल रहा है तो कोरोना का खौफ चल रहा है, जो भी काम हो रहा है वो काम ही हमारा क्या है, हमारा वर्ब है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वर्ब, अब सवाल उठता है कि वर्ब कितने तरह के होते हैं। अब उस तरह देखा जाए तो वर्ब जनरली 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों एकदम ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके बिना अगर आप इंग्लिश सीखना भी चाहते होंगे, बोलना भी चाहते होंगे, तो बिना वर्ब के ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो वर्ब है हमारा, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो है दूसरा जो नंबर है उसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब। नंबर थर्ड वर्ब हमारा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। और जो लास्ट हमारा है फोर्थ नंबर, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, तो अब आते हैं तो आप सबके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लें। देखा जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में ये चैप्टर आप जरूर पढ़े होंगे। और सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं और इसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक ये अपना डिफिनेशन खुद बता रहा है। कह रहा है कि स और कर्म को तो हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। स का मतलब होता है साथ। स का मतलब होता है साथ। और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। और जैसा कि जानते हैं क्रिया का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है इसकी, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि द वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अगर अब सवाल उठता है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है,
तो एक सिंपल सी बात थोड़ा सा आप लोग मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ। कोई भी जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस वह हमारे SVO से पूरा होता है, यानी SVO से बनता है। SVO का मतलब होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब तो हम लोग खैर पढ़ ही रहे हैं, क्या है वो। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को करता है, सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक ना। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इस काम का असर जाता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का जो असर है वो आप पर जा रहा है, तो आप मेरे वर्ब के क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। उसी तरह सब्जेक्ट जो काम करता है और ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब का इफेक्ट जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वही बात है, जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब हम कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। ये एक तरह से ट्रिक भी कर सकते हैं आप, कि किसी भी वर्ब से आपको एक क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन कैसा पूछना है, तो क्वेश्चन के दो पार्ट होने चाहिए, पहला और दूसरा। एक पूछना है आपको व्हाट, एक पूछना है आपको व्हाट, और दूसरा पूछना है आपको whom, व्हाट और whom। जब भी अगर कोई वर्ब से और आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और whom, तो उसका आंसर मिलेगा। अगर आंसर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो देखा जाए तो हमें बताया ना कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मैं सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दिया कि आई इट एन एप्पल, आई इट एन एप्पल, मैं खाता हूँ। ये खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए वर्ब जो इट है हमारा, ये कौन सा वर्ब है, चारों में से कौन सा वर्ब है। तो अभी आप नहीं बता पाएंगे। अब कैसे बताएंगे, तब सवाल पूछिए। मैं खाता हूँ ना, क्या खाता हूँ, क्वेश्चन पूछिए व्हाट। मैंने बताया ना कि व्हाट पूछना है या whom पूछना है। अगर आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट है, तो क्या खाता हूँ, तो आंसर आया एप्पल खाता हूँ, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह जो ये वर्ब है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको कह दूं ऐसे कि आई टीच यू इंग्लिश। मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो टीच इसमें क्या है, पढ़ाना हो गया वर्ब। क्या पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। और किसे पढ़ाता हूँ, यू, तो यू भी हो गया ऑब्जेक्ट। यानी क्या और किसे, जो भी पीछे बताया हूँ मैं, व्हाट और whom, ये दोनों इसमें हमारे आंसर में आ रहे हैं। तो उस तरह का देखा जाए, यहाँ पर टीच है वो क्या है, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी अब सिंपल सी बात है कि जिस वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आए, और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें क्या और किसको पूछना है, अगर आंसर मिल गया तो हमारा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो उस तरह देखा जाए तो जो दूसरा हमारा जो टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये अपने आप ये अपना मीनिंग खुद से कहता है कि अ का मतलब होता है नहीं, और कर्म का मतलब ही ऑब्जेक्ट, और क्रिया मतलब वर्ब। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि द वर्ब डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपल सी बात है कि वही अब जो मैं बताया ना कि ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको व्हाट और whom का क्वेश्चन पूछना है। अगर आंसर आता है तो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वो क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको समझाने के लिए मैं इसे दिखाना चाहूँ, मैं लिख दूंगा कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ, मैं सुबह में जल्दी जगता हूँ। अब देखा जाए इसमें कौन सा काम हुआ है, इसमें जगने काम हो रहा है, वेकअप। लेकिन अब क्वेश्चन पूछिए इसमें, मैं उठता हूँ, मैं उठता हूँ, क्या उठता हूँ, आंसर आएगा, इसका आंसर नहीं आ रहा है। मैं उठता हूँ, किसे उठता हूँ, इसका भी आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह देखा जाए तो इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कौन सा वर्ब है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक ना। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं कौन सा काम करता हूँ, मैं स्कूल जाने काम करता हूँ। तो जाना है हमारा हो गया वर्ब। और सवाल पूछा जाएगा व्हाट, क्या जाता हूँ, तो आंसर नहीं आएगा। whom
किसे जाता हूँ, तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। अगर ऐसा चाहिए तो पूछना पड़ेगा वेयर, कहाँ जाता हूँ। तो वेयर हमारा ये तरीका नहीं है ऑब्जेक्ट पता करने का। हमें अब ऑब्जेक्ट पता करना है तो हमें व्हाट और whom से ही बस क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। वेयर अदर वर्ड से हमें क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो देखा जाए तो इसका भी आंसर हमारे पास नहीं आया। इस तरह देखा जाए तो जो गो है वो क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बहुत सिंपली तरीके से आप वर्ब को पता कर सकते हैं कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। सिंपल सी बात है। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। आई स्पीक व्हाट, तो आंसर आएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, तो और स्पीक क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई सी, मैं देखता हूँ। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ, किसे देखता हूँ, आपको देखता हूँ। तो यहाँ पर यू सी क्या हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन जैसे कि मैं कह दूँ कि आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ, मैं रात में सोता हूँ, तो क्या सोता हूँ, आंसर नहीं आएगा। किसे सोता हूँ, आंसर नहीं आएगा। ऐसा देखा जाए तो स्लीप है, वो स्लीप हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह बहुत सारे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की श्रेणी में आते हैं। इस तरह अगर आप अपने कोई भी सेंटेंस को पढ़ना चाहें तो पढ़ कर उसको पता उसके बारे में कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम लिंकिंग वर्ब की, तो लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक क्रिया। संबंध सूचक क्रिया। अब सवाल उठता है कि संबंध, ये संबंध क्या हो गया, संबंध सूचक, कैसे संबंध की सूचना ये देता है। तो कैसे संबंध की सूचना देता है, इसके लिए समझने के लिए हमको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और यहाँ पे कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन है, और यहाँ भी कोई नाउन है या प्रोनाउन है। तो जब किसी एक ही सेंटेंस के दो नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ब आपस में कनेक्ट करता है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है, उसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रोहित इज ए क्रिकेटर। रोहित क्या है, एक क्रिकेटर है। तो क्रिकेटर यहाँ पे एक नाउन है और रोहित भी क्या है, यहाँ पे एक नाउन है। तो एक सेंटेंस में दो नाउन हो गए और दोनों अभी क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं। तो ये इज बता रहा है कि दोनों वास्तव में दोनों कौन है, एक दूसरे से ही जुड़े हैं। रोहित ही कौन है, रोहित ही क्रिकेटर है, और क्रिकेटर ही कौन है, रोहित है। तो इज हमारे यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। इस तरह देखा जाए तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, जितनी सब वर्ब होते हैं ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, क्योंकि ये दो नाउन को सेंटेंस, दो नाउन को या प्रोनाउन को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे आई एम अ टीचर, तो आई प्रोनाउन हो गया और टीचर क्या हो गया, टीचर हमारा नाउन हो गया, और जो एम वर्ड है वो दोनों को जोड़ रहा है कि आई एम अ टीचर। यू आर अ स्टूडेंट, तो यू प्रोनाउन हो गया, आर यहाँ पे वर्ब हो गया, और स्टूडेंट नाउन हो गया। तो आर जो है ये यू को और स्टूडेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या ये आपस में लिंकिंग वर्ब है। तो इसी तरह में आगे बढ़े हम, तो जो अब इस वर्ब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है अब ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जो हमारा चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर जो हमारा है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से हम लोग कोई भी आगे मोस्टली जो सेंटेंस बनाते हैं या कुछ भी अपनी बात को, एक्सप्रेशन को फील कराते हैं, बातों को फील कराते हैं, उसके लिए में ऑक्सिलरी वर्ब का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब को देखा जाए तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी का मतलब भी हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी न किसी को किसी भी तरह से कोई ना कोई सहायता करता है, तो जो सहायता करता है वो हमेशा हेल्पर होता है, क्योंकि जो मेन जो होता है वो तो अपना काम करता है। जैसे सपोज दैट कि जैसे कि अगर मम्मी घर में अगर मम्मी खाना पका रही हैं, तो हो सकता है कि कोई इसमें से बर्तन धो रहा हो, या कोई हो सकता है कोई मिर्च काट दे, प्याज को काट दे, या कुछ इटीसी छोटा मोटा काम कर सकता है, हेल्प कर सकता है। लेकिन हमेशा जब भी नाम होगा तो किसका नाम होगा कि मम्मी ने खाना बनाया है। दूसरा देखा जाए तो जो हमारा वर्ब होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब का मतलब हमारा होता है जो मेन उसमें काम किया जाता है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आई शैल
टीच यू टुमारो, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। इसमें देखा जाए तो जो मेन काम है वो हमारा क्या है, पढ़ाने का है, मेन काम है पढ़ाने का। लेकिन जो सेल है ये बता रहा है कि मैं अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आने वाले समय में पढ़ाऊंगा। तो सेल हमारा क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो मेन वर्ब के उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है। यानी हेल्पिंग वर्ब इज द वर्ब दैट हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसके सेंस को पूरा करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसको और डीपली थोड़ा सा मैं अगर एक एग्जाम्पल देकर समझाऊँ तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आई ब्रेक द स्टिक। अब इसका मीनिंग देखा जाए तो मैं तोड़ता हूँ द स्टिक, मैं स्टिक को तोड़ता हूँ, मैं स्टिक तोड़ता हूँ। लेकिन अगर मैं आई ब्रेक द स्टिक, मैं स्टिक को तोड़ता हूँ, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब। लेकिन उसको मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूँ और या मैं लगा दूँ कि आई कैन ब्रेक द स्टिक, मैं स्टिक को तोड़ सकता हूँ। अभी था कि मैं तोड़ता हूँ, लेकिन अब बता रहा है कि मैं तोड़ सकता हूँ, तोड़ नहीं रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे कह दूँ कि आई शैल ब्रेक द स्टिक, मैं स्टिक को तोड़ दूंगा, यानी तोड़ नहीं रहा हूँ मैं, आने वाले समय में इसको तोड़ूंगा। आई शुड ब्रेक द स्टिक, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसको तोड़ देना चाहिए, ठीक ना। आई एम ब्रेकिंग द स्टिक, मैं छड़ी को तोड़ रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि अभी मैं छड़ी को तुरंत ही तोड़ रहा हूँ, यानी काम जारी है। इस तरह देखा जाए तो ये तो हमारा हो गया मेन वर्ब। देखिए जो अलग अलग जो वर्ब आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको इफेक्ट डालकर उसके सेंस को बदल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब है जो मेन वर्ब को उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है। अब अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब के काइंड्स की, तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा जनरली दो तरह का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी वर्ब, और एक होता है हमारा मॉडल वर्ब। दोस्तों एक बात बस ध्यान रखिएगा कि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। कि इससे आप लोग सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे और आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, क्योंकि आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलेंगे या ऐसा सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे जिसको अब जनरली हमेशा सुनते होंगे, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि इसको हम कैसे बोले या कैसे समझें। तो देखा जाए तो प्राइमरी वर्ब जो है हमारा वो तीन तरह का होता है, 1, 2 और 3। पहला होता है हमारा बी, दूसरा होता है हमारा डू, और तीसरा होता है हमारा हैव। बी, डू और हैव। आपको पढ़े भी होंगे कि जैसे कि जितने भी वर्ब होते हैं उनको उनका चार रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। उस तरह देखा जाए तो इसका भी 4 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसका होता है वो होता है इज, एम, आर, यानी बी को ही हम इज, एम, आर भी बोलते हैं। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब होता है। थर्ड फॉर्म होता है इसका बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और जो फोर्थ फॉर्म होता है वो होता है बीइंग। इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। अब उसी तरह आगे बढ़े तो डू का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है डू या डज। सेकंड फॉर्म इसका होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन, और फोर्थ फॉर्म होता है डूइंग। इस तरह देखा जाए तो डू का भी 4 फॉर्म हो गया, डू, डज, डिड, डन और डूइंग। और हैव जो है, हैव के भी 4 फॉर्म होते हैं, एक होता है हैज और हैव, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म होते हैं। दूसरा और तीसरा हैड होता है, दूसरा भी हैड होता है, तीसरा भी हैड होता है, और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो हमारा होता है हैविंग। एक बात याद रखिएगा, फोर्थ फॉर्म जो होता है हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है, उसमें हमेशा आईएनजी उसमें लगे रहते हैं। अब आए मॉडल वर्ब पे, तो मॉडल वर्ब भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कैन का ही पास्ट होता है कुड, मे का ही पास्ट होता है माइट, कैन, कुड, मे, माइट। फिर होता है शैल,
तो सेल का ही पास्ट होता है शुड, शुड। फिर होता है विल, तो विल का ही पास्ट होता है वुड। फिर होता है मस्ट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ईटीसी। यानी ये सब हमारे होते हैं टोटल मॉडल वर्ब होते हैं। तो अब जो दोस्तों हम लोग को पढ़ना है वो हमें अब इन्हीं वर्ब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि किसी भी वर्ब का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसके बिना वर्ब का भी वैल्यू उतना, मेन वर्ब का वैल्यू उतना नहीं होता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हमारे होते हैं जो सेंटेंस में एक इफेक्ट डालते हैं। तो अगले वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बारे में और प्राइमरी वर्ब के बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि हम सेंटेंस बनाना भी इस पर सीखेंगे, कैसे हम छोटे छोटे सेंटेंसों को बोलते हैं, बनाते हैं। हमने डेली रूटीन में जो हम सेंटेंस बोलते हैं कैसे उसको बनाएं, हम इसी में अब हम सीखेंगे। तो अगर वीडियो में अगर हमेशा के लिए बने रहेंगे तो आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को तो बहुत सारे व्यू मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन इसके बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल का जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, ताकि जो मेरा जो भी वीडियो आता रहेगा उसको आप कंटिन्यू आपके पास उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि श्योर से आप जुड़िए, क्योंकि हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।